नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा पुंटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6.1 एक्सरसाइज है मैट्रिक की, थ्योरमों से रिलेटेड है। 6.1 और 6.1 के साथ साथ 6.2 जिस थ्योरम पे बेस्ड है वो भी करेंगे। तो 6.1 तो ये ऑब्जेक्टिव है, बड़ी आसान है। इसमें 9th में भी आप लोगों ने पढ़ी हैं कि आकृतियां एक तो समरूप और एक सर्वांग सम। समरूप है सम जमा में रूप, और सर्वांग सम है सर्व अंग सम। तो इनके नाम से ही जो है वो बिल्कुल क्लियर है। सम रूप, जिसका रूप समान हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष की फोटो हो सकती है, फोटो जो है वो छोटे साइज की भी हो सकती है, वही फोटो जो है वो बड़े साइज की भी हो सकती है, लेकिन देखते ही आप क्या पहचानते हैं कि व्यक्ति वही है, उसका रूप वही है। जो छोटी फोटो में है वही बड़े में है, यानी कि दोनों व्यक्ति सम रूप हैं, एक ही रूप है, एक ही व्यक्ति है। अर्थात आकृति छोटी बड़ी हो जाए लेकिन उसके जो अंग हैं अनुपातिक रूप से बड़े छोटे हो जाएं, यानी जितने अनुपात में ये भुजा बढ़े उतने ही अनुपात में ये बढ़ जाए, उतने में, यानी अनुपातिक रूप से भुजाएं बड़ी हो जाएं सारी की सारी एक समान अनुपात में। तो इसको सिंपली हम समझ सकते हैं समरूप, कि जब रूप समान रहे, आकृति छोटी बड़ी हो जाए जैसे फोटो की आपको बताई, तो होंगी समरूप आकृतियां। सर्वांग सम में क्या है? सर्व अंग और सम, की सभी अंग समान, उसमें छोटी बड़ी नहीं हो सकती, उनके सभी अंग समान है। जैसे ये है तो इसके समरूप भी कैसी आकृति होगी? इसी जैसी आकृति, यानी इतनी ही बड़ी, जितनी बड़ी ये है, जितने इसमें कोण है, जो साइज है, जितनी भुजाएं हैं, यानी सारी बराबर होंगी। अर्थात दोनों फोटो एक ही साइज की होंगी, तब उनको हम कह सकते हैं सर्वांग सम। तो एक तो समरूपता में और सर्वांग समता में ये अंतर है कि समरूप में आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन अनुपातिक रूप से उसकी भुजाएं जो है वो अब समरूप होंगी क्या अब। और सर्वांग सम तो क्लियर हो गया कि सर्वांग सम तो तभी होंगी जब आकृतियों का आकार ही समान हो, पूरी तरह से साइज भी बराबर हो, छोटी बड़ी नहीं हो सकती सर्वांग सम में। तो सर्वांग सम तो सारी भुजाएं, यानी कि संगत भुजाएं और संगत कोण सभी बराबर होंगी, तभी सर्वांग सम होंगी। लेकिन समरूपता में क्या होगा, अभी इधर भी आएगा कि समरूप त्रिभुजें कब होंगी। तो ये इसमें इसने लिखा हुआ है, दो बहुभुज समरूप होंगी यदि ये दोनों गुण होने चाहिए उसमें, ये दोनों गुण होंगे तो समरूप होंगी। बहुभुज का मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज के समरूप, चतुर्भुज चतुर्भुज के समरूप, या जो भी है। कब होंगी? उनके संगत कोण समान हो। एक तो जो संगत कोण है वो समान होने चाहिए। जैसे हम सबसे सिंपल बहुभुज का उदाहरण ले लेते हैं कि ये दो त्रिभुज हैं, नाम रख लें इनका ABC PQR। आपको कोई पूछे क्या ये सर्वांग सम है, तो देखते ही कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम तो है नहीं, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, सर्वांग सम नहीं हो सकती। क्या ये समरूप है? तो समरूप हो सकती हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर एक, उनके संगत कोण। तीन कोण है इसमें, कि मान लिया कि हम ये कहते हैं कि कोण A कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, कोण C कोण R के बराबर हो। एक तो ये, साथ ही साथ, लेकिन केवल कोण से बात नहीं बनेगी, साथ ही साथ क्या है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या हो? समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है उनका समान हो, और जिसमें ये गुण होगा उसमें ये गुण होगा, और जिसमें ये गुण होगा तो समरूपता में, यानी कि क्या हो सकता है कि उनके संगत कोण समान हो। जैसे ये त्रिभुज है, इसके यदि ये तीनों, ये कोण इसके समान हो, ये कोण इसके समान हो और ये कोण इसके समान हो, तो क्या होगा कि ये त्रिभुजें कैसी होंगी? समरूप होंगी। इनका रूप समान है, छोटी बड़ी है बेशक, लेकिन समरूप है।
और यदि समरूप है तो दूसरा गुण क्या होगा फिर इनमें कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है, तो यहाँ क्या बनेंगे हम, उनके संगत कोण तो होने चाहिए समान, बराबर। लेकिन संगत भुजाएं समान होनी जरूरी नहीं है। यदि संगत भुजाएं समान हो जाएंगी फिर तो सर्वांग सम हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती। संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब ये हुआ कि मान लिया इसकी ये भुजा 6 है, ये 4 है, तो क्या अनुपात बने इनका 6/4। 6/4 का मतलब 3/2, कि इसकी भुजा 3 है तो इसकी 2 है, कि तो इसकी 6 है तो इसकी 4 है। यदि इसकी 9 हो जाएगी, यानी इनको 3 से गुणा कर दें दोनों को, तो मान लिया इसकी भुजा ये 9 है तो इसकी भुजा ये होनी चाहिए 6। आप इनको 4 से गुणा कर दें दोनों को, 3 चौके, मान लिया ये भुजा है 12 तो दूसरी की होनी चाहिए 2 चौके 8। तो इनके जो अनुपात हैं अब 6 और 4 का वही अनुपात होगा जो 9 और 6 का है, और जो 12 और 8 का है। आप बना के देख सकते हैं। इन भुजाओं का अनुपात है 6-4, इन भुजाओं का अनुपात है 9-6, और इन भुजाओं का अनुपात है 12-8। अब ये काट के देखें, इसके 2 पे कट जाएंगी, ये 3:2, ये 3 पे कट जाएंगी, 3-3 3 दूनी 6, ये 4 पे कट जाएंगी। तो तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आया है। तो कैसी त्रिभुज कहलाएंगी ये कहलाएंगी समरूप। तो समरूप त्रिभुजों में यानी कि भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन वो अनुपातिक होंगी, समानुपाती होंगी। तो उस हिसाब से यदि हमें समरूप और सर्वांग सम इन दोनों शब्दों का कुछ अर्थ समझ में आया, तो जो पहली एक्सरसाइज है वो तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? तो वृत्त जो है वो सर्वांग सम होने जरूरी नहीं, जैसे एक वृत्त बड़ा हो सकता है, एक वृत्त छोटा हो सकता है, लेकिन इनका रूप समान है। तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसमें कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग भी क्या होते हैं, वर्ग भी छोटे बड़े हो सकते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। उसके बाद ये त्रिभुजों पे बनाया है कि कौन सी ऐसी त्रिभुज हैं जो समरूप होती हैं, समद्विबाहु, विषमबाहु या समबाहु। तो कौन सी त्रिभुज समरूप होंगी, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो भुजाएं तीनों 5-5 की हों, वे भुजाएं तीनों, मान लिया कि ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं 5-5 की। एक दूसरी त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं 3-3 की। तो ये कैसी त्रिभुज होगी दोनों, ये भी समबाहु ये भी समबाहु। ये कैसी हुई, समरूप। क्यों समरूप हुई, क्योंकि इन भुजाओं का अनुपात कितना आएगा 5/3, इनका भी 5/3 और इनका भी 5/3, कि सभी भुजाओं का अनुपात जो है वो संगत भुजाओं का अनुपात समान आएगा। तो ये खाली स्थान में भरेंगे आप समबाहु। चौथा हमने डिस्कस कर ही लिया कि दो बहुभुज समरूप कब होती है। अब दूसरा उदाहरण है कि दो उदाहरण दो जहां पर जो समरूप आकृतियां बनती हो। कोई दो उदाहरण देने, अभी अभी हमने ऊपर दिए, आप वो भी दे सकते हैं कि जो दो वृत्त हैं, सभी वृत्त जो है वो समरूप होते हैं। एक वृत्त बड़ा है एक छोटा है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं। तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं। और ऐसे उदाहरण की समरूप नहीं है तो ये तो आप बहुत दे सकते हैं कि मान लिया एक त्रिभुज है एक वृत्त है, तो क्या होगी, ऐसी आकृतियां हैं ये कि ये समरूप नहीं है। एक त्रिभुज है और एक वर्ग है, कैसी आकृतियां हैं ये भी समरूप नहीं है। तो ऐसे उदाहरण आप अलग अलग तरह से अपने हिसाब से दे सकते हैं कि जो आकृतियां समरूप नहीं है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है इसमें, तीसरा सवाल वो इस बात पे है कि त्रिभुज है बहुभुज समरूप कब होती है। तो हमने बताया कि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं जो है समान अनुपाती हो। तो ये दोनों गुण होने चाहिए। अब इसमें देखिए, यदि आप संगत भुजाओं का अनुपात बनाएंगे, ये 1.5 है ये 3 है, तो क्या अनुपात बनेंगे, ये 15 दूनी 30, ये डबल है जी, तो 1:2 है। इनका अनुपात कितना है, इनका भी 1:2, इनका भी कितना है 1:2, और इनका भी कितना है 1:2। यानी संगत भुजाओं का, चारों भुजाओं का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो तो बराबर है। तो क्या फिर ये समरूप है? तो देखें आप,
देखने में लगता है कि ये समरूप नहीं है, आकृति ये अलग तरह की आकृति है, ये अलग तरह की आकृति है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके जो कोण हैं वो समान नहीं है। ये कोण अलग है, ये कोण 90 का है। ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है। तो कैसी हैं ये? कि ये समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण जो है वो समान नहीं है। तो संगत कोण भी समान होनी चाहिए, तभी जो त्रिभुज जो ये आकृतियां हैं वो कैसी होंगी? समरूप होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे हम, ये है 6.2 एक्सरसाइज से जुड़ी हुई उदाहरण है। उसमें क्या थ्योरम है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स एक मैथमेटिशियन हुए हैं। और ये क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती। चित्र बना हुआ है, यानी इसी के अनुसार जो जो इसने दिया है उस हिसाब से आप क्या कहेंगे? दिया है ये त्रिभुज, चित्र देख के लिखेंगे हम। क्या दिया इसने? किसी त्रिभुज में, तो एक तो ये त्रिभुज होगी एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एक भुजा के समांतर, तो किसके समांतर? ये जो भुजा है बीसी, इसके समांतर खींची गई है डीई। डीई समांतर है बीसी, डीई समांतर बीसी जो है वो खींची गई है जी। फिर क्या होगा? ये दिया हुआ शेष दोनों, शेष भुजाएं कौन सी हुई? इसके तो समांतर होगी, तो शेष भुजाएं ये दोनों हो गई। तो शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ये इस भुजा को तो यहां बांटती है ये, तो क्या अनुपात बनेगा इधर? एडी बटे डीबी बराबर इसको यहां बांटती है ए बटे ईसी, ए बटे ईसी। ये आपको सिद्ध करना है। इसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी जहां भी वो रेखा खींचेंगे आप, जहां वो बांटेगी, ये टुकड़ा बटे में ये टुकड़ा बराबर ये बटे ये आएगा, हमेशा ऐसा होगा। सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी इसमें रचना करेंगे हम। और क्या रचना करेंगे? एक तो ये लंब है, ये नाम रख देते हैं इसको आप, चलो एम नाम रख दिया, इसका नाम आपने एन रख दिया। तो ये जो डी एम है वो कैसी है? डी एम लंब डालना है ए सी पे, और इधर से जो ई एन है वो भी लंब है ए बी पर। ये तो है लंब। और ये हमने मिला लिए, बीई और सी डी को मिलाया, बीई सी डी को मिलाया जी। तो ये आकृति बन जाएगी इस तरह की जैसे सामने आपके है। यानी शुरुआत में तो त्रिभुज थी एबीसी, उसमें फिर ये डीई इसके समांतर खींची, फिर क्या किया? तो इतना तो दिया हुआ था, उसको देख के हुए हमें सिद्ध करना था एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। उसको सिद्ध करने के लिए इस चित्र में रचना की हमने। डी एम इस भुजा पे लंब डाला और ई एन इस भुजा पे लंब डाला और इनको मिला लिया। तो अब इसका प्रमाण देंगे, बड़ा आसान है। थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या प्रमाण है? हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज क्षेत्रफल के दो फार्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका हीरोन सूत्र, 9वीं में पढ़ा है, एस माइनस ए एस माइनस बी, ये वाला। ये तो तब लगता है जब भुजाओं की लंबाइयां दी हो, यहाँ कोई भुजा नहीं दी। और दूसरा सूत्र होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई या लंब, गुणा में ऊंचाई या लंब। तो जैसा हो तो हम यहाँ ये नीचे वाला लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। और ये जो आधार और लंब होते हैं ये फिक्स नहीं होते। मान लिया आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कुछ भी नाम रख दें इसका, पी क्यू आर।
तो यदि आप यहां से लंब डाल लें नीचे PM, तो क्या क्षेत्रफल होगा इसका 1/2 गुणा आधार अब हो जाएगा इसका QR और लंब हो जाएगा इसका PM। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकल सकता है, सिर्फ ऊंचाई लेनी होती है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। क्या करें आप, ये जो भुजा है, ये वाली भुजा सामने वाले शीर्ष से यहां लंब डाल लें तो ये भी ऊंचाई हो जाएगी RM। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा इसका 1/2 गुणा आधार, अब आधार हो जाएगा इसका PQ और गुणा में लंब हो जाएगा MR, यानी कि ऊंचाई हो जाएगी MR। तीसरा भी हो सकता है, इस सामने वाली भुजा पे यहां से लंब डाल लिया जाए, यानी कि ऊंचाई इसकी इधर से ले ली जाए, तो वो भी। तो ऐसा नहीं मानना कि भाई यही आधार होगा यही ऊंचाई होगी, तो ये जो हमने लंब डाले थे वो दरअसल ऊंचाइयां ही हैं। तो हम क्षेत्रफल त्रिभुजों के कुछ क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 1/2 गुणा आधार। अब AD कौन सी है, ADE, इसकी 3 भुजाएं हैं, AD है, DE है, AE है। तो आप 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, अब इसको मान लिया यहाँ आधार ये भी ले सकते हैं आप DE, लेकिन फिर लंब इधर से आएगा, वो तो हमें दिया नहीं। पर यदि आप इधर से देखें तो ये लंब दिया हुआ है जो हमने डाला था, तो इससे क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो 1/2, तो आधार क्या ले लेंगे हम इसका AD और लंब हो जाएगा फिर EN। और एक निकालें त्रिभुज BDE का जी, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, उसमें भी क्या होगा 1/2 गुणा आधार, इसकी कौन सी ऊंचाई है, यदि आप ये आधार लें BE तो ऊंचाई इधर से आनी चाहिए, नहीं है। यदि ये आधार लें तब भी ऊंचाई इधर से आएगी, नहीं है। यदि ये आधार लें तो ऊंचाई ये हो जाएगी इसकी, ये NE। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार हो गया BD और गुणा में लंब हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगी इसकी EN। शायद कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगेगा कि त्रिभुज तो है BDE और ऊंचाई इसकी इससे भी बाहर ले ली, कैसे हुआ। तो दरअसल ये त्रिभुज कुछ ऐसी हो सकती है, मान लिया ये त्रिभुज है आपकी, ये, अब इसकी यदि ऊपर से ऊंचाई लेंगे तो वो कहाँ आएगी, यदि हम इसकी ऊंचाई लें तो इधर तो नहीं जाएगी, ऊंचाई का मतलब ऊपर से 90 का कोण बनाए, तो ये भुज आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो इसकी ऊंचाई कहाँ चली गई, त्रिभुज से बाहर गई। तो यहां पर भी जो ये त्रिभुज है ये इस तरह की त्रिभुज है कि इसकी जो ऊंचाई है, यहां से जब इसकी ऊंचाई हम देखेंगे तो वो बाहर चली जाएगी यहाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इन दोनों को भाग दें, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, ये लिख दें 1/2 गुणा AD गुणा में EN, और नीचे इसका भी 1/2 गुणा में BD गुणा में EN। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका AD बटे BD। इसी प्रकार दोबारा लंबा ना लिखते हो आप, सीधा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो ADE त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आप इधर से भी निकाल सकते थे। इधर से कैसे, कि इधर से भी ऊंचाई दी हुई है, यानी यदि आप आधार AE ले लें तो फिर भी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, आधार हो जाएगा AE और ऊंचाई हो जाएगी DM। और इसी प्रकार फिर ये तो आपने BDE का निकाला था, CDE का क्षेत्रफल, इसका CDE, तो इसका आधार तो हो जाएगा CE और ऊंचाई फिर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई इसकी DM हो जाएगी। तो वो सारा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे, इसी प्रकार ऊपर तो यही त्रिभुज लिखेंगे जो इसमें लिखी हुई है, ADE का क्षेत्रफल। नीचे जो त्रिभुज लिखनी है, अब ये तो हमने इधर से लिखी थी, नीचे ये लिखेंगे CDE का क्षेत्रफल। वो क्या आएगा,
जैसे इधर आया है AD बटे DB, उधर आएगा AE बटे EC। आप इसको करके भी दिखा सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ADE, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 1/2 गुणा आधार। आधार अब आपको AE ले लेना है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई DM हो जाएगी। और ये जो नीचे वाली है CDE, इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा CE, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई भी बाहर जाएगी, ऊंचाई DM हो जाएगी, DM कट जाएगा 1/2, तो क्या रह जाएगा AE बटे CE या EC। तो ये आप कर सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। परंतु अब एक 9वीं का रिजल्ट हम लिखेंगे। क्या रिजल्ट है वो, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये 9th में हमने की है। परंतु जो त्रिभुज है, नहीं आपकी कौन सी त्रिभुज, ये जो ऊपर लिखी हुई है नीचे BDE और CDE, इनके क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, और इसका कारण भी लिखेंगे कि समान आधार कौन से आधार पे बनी है, दोनों DE पे बनी हुई मान सकते हैं हम, DE पे बनी है, ये इधर वाली भी और इधर वाली भी, और दोनों किसके बीच में बनी है, DE और BC के बीच में बनी है, और ये समांतर है। समान आधार DE तथा समांतर रेखाएं कौन सी हैं, समांतर रेखा है DE और BC व DC के मध्य बने त्रिभुज। तो ये 9वीं में हमने किया भी था कि ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो वो थ्योरम हमने यहाँ इस्तेमाल की कि ये जो नीचे लिखी हुई है BDE और ये जो लिखी हुई है CDE, इनके क्षेत्रफल तो बराबर होंगे, इसलिए 1 और 2 से क्या होगा, ADE तो ऊपर बराबर है दोनों में, और BDE CDE का क्षेत्रफल बराबर है। कहने का मतलब इधर वाली साइड ये बराबर है दोनों की, इधर वाली साइड बराबर है, तो फिर तो ये भी बराबर होनी चाहिए, यानी कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। और हमें सिद्ध भी क्या करना था, यहाँ लिखा हुआ है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इस थ्योरम का नाम है मूलभूत आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या थेल्स प्रमेय के नाम से भी आ जाती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत आसान है। आपको दिखाया है कि कैसे त्रिभुज दी है, कैसे इसमें ये जो ऊंचाइयां या लंब डाल रहे थे, हमने एक क्षेत्रफल निकालने के लिए ही डाल रहे हैं कि फिर हम इसके क्षेत्रफल निकालेंगे और कुछ ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इसका एक रूप और भी बना सकते हैं आप, कैसे भला, ये तो आपने क्या लिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दोनों अनुपात बराबर हैं, तो इनमें एक जोड़ दें, वो भी बराबर होगा AD बटे BD जमा 1 AE बटे EC जमा 1, क्योंकि दोनों और एक जोड़ सकते हैं हम, समीकरण है ये, कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर रहेंगे अब भी। अब लघुत्तम लेके जोड़ें तो BD, तो ये AD तो AD रहेगा, BD यहाँ गुणा हो जाएगा, इधर भी लघुत्तम आ जाएगा EC, तो ये हो जाएगा AE, और ये EC यहाँ गुणा हो जाएगा। अब ये चित्र में से AD जमा BD कितना हो जाएगा, AD जमा BD, तो पूरा AB हो जाएगा, तो AB बटे BD, और उधर ये पूरा AC हो जाएगा, तो ये भी इसी का रूप है। कहने का अर्थ क्या हुआ, जहां कहीं भी आप आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय आगे सवालों में हम लगाएंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो
ये बटे ये बराबर ये बटे ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एक टुकड़ा ले लें और एक पूरी भुजा भी लिख सकते हैं, यानी ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। और ये जरूरी नहीं कि ऊपर वाला ही लेना है, आप नीचे वाला भी ले सकते हैं, बी डी बटे पूरी ए बी और इधर से सी ई बटे में पूरी ए सी। ये भी यानी कि ऐसा कहीं हमें जरूरत पड़ी तो हम वहां लगा सकते हैं। वो भी कौन सी थ्योरम का ही भाग है, वो भी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से ही आता है, जैसे हमने एक जोड़ के ये करके दिखाया है, तो सीधा हम लगा सकते हैं। मूल थ्योरम तो ये है कि ये टुकड़ा बटे में ये टुकड़ा बराबर ये बटे ये होगा, लेकिन ये बटे में पूरी भुजा बराबर में ये बटे में पूरी भुजा भी होगा। और ये जरूरी नहीं कि ऊपर वाला भाग ही लें, आप नीचे वाला भी ले सकते हैं। बी डी बटे ए बी किसके बराबर होगा, सी ई बटे ए सी। लेकिन ये जो भाग है वो बराबर, मान ले ए डी लिया है तो फिर ए ई आएगा, और इधर बी डी लिया है तो सी ई आएगा। तो इसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो ये भी आज हमने की है, कल जो है हम इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है 6.2 वो करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।